So let us study about the RLC circuit. R stands for resistance, L stands for inductance, and C stands for capacitance. So before going into RLC circuit, we will understand the basics of the current, resistance, inductance, and capacitance. So we should start with the current first. What is current? If this is a conductor, and this one is the cross section, through the cross section, if dq charge is flowing in dt time interval, so current will be dq by dt. So basically current in the word, if you want to express it, it will be quantity of charge passing through the cross section, each and every cross section of a conductor in unit time, because this is charge per unit time. Now for unit, quantity of charge is expressed in terms of coulomb. So if 1 coulomb charge is passing in 1 second, we call it 1 ampere. If 2 coulomb will be passing through one in in 1 second, so it will be 2 amperes. So like that. Next is we will go for resistance. रेसिस्टेंस को इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस वे में दिखाया जाता है, फिगरेटिवली, और आर से इसको नोटेट किया जाता है. तो रेसिस्टेंस ये है क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो. तो रेसिस्टेंस को, एज द नेम सजेस्ट, इट इज रेसिस्टिंग समथिंग, राइट. बट ये हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट की बात कर रहे हैं. तो रेसिस्टेंस is that property of the conductor by virtue of it opposes the flow of the current through it. It means higher the resistance, lesser current will flow through it. Lesser the resistance, higher current will flow through it. रेसिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होता है. इसको इस वे में भी लिखा जाता है. अब हम लोग आरएलसी सर्किट के आर को हम लोग ब्रेक करके उसको स्टडी करते हैं. वन बाय वन वी विल गो विद आर, देन एल, देन सी, एंड देन कंबाइन टुगेदर. ये रेसिस्टेंस आर है. ये पॉइंट को अगर ए नाम दे दी जाए और इसे बी नाम दे दी जाए, इसके क्रॉस वोल्टेज को हम लोग
डेल्टा वी आर से नोटेट करें। And let us say I alternating current is passing through the resistance at time t. When we are saying at time t means it is an instant. जैसे आपको 10:05, 10:15, ये इंस्टेंट हो गया टाइम का. So at time t, the current I is flowing through the resistance. Because it is alternating current, so it will have a, it will be a function of sine or cos. तो t टाइम पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसे अगर हम लोग आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव से लिख दें, ये साइन का फंक्शन है इसलिए ये ऑल्टरनेटिंग करंट है. तो हमने इस वे में रिप्रेजेंट किया वेयर आई एम इज द पीक करंट, मैक्सिमम करंट. देखो साइनसॉइडल में आपका जब साइन का फंक्शन होगा आई, तो करंट इस वे में फ्लो करेगा. करंट का मैग्नीट्यूड जो होगा या इसको आई बोल लीजिए, ये वाई एक्सिस इज आई, रिप्रेजेंटिंग आई. So current का magnitude is continuously changing. It goes to the peak. So this one is your IM. Then it comes down to zero. Then again go to the negative side of the peak, that is IM, and then again zero. Then again maximum on the positive side of the peak. So that way the current varies. तो हमने उसको इस फॉर्म में इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया. I is equal to IM into sin omega t minus phi. अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है डेल्टा वी आर, वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस, वी कैन से लाइक दिस, वी कैन रीड इट लाइक दिस, वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस, दैट इज वी ए माइनस वी बी. So by Ohm's law it will be I into R. At that instant, उस इंस्टेंट पे, उस टाइम पे I को हम लोग इससे रिप्लेस कर देते हैं. IM और R को हम लोग साथ ले लेते हैं. इस इक्वेशन में ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है ये फेज एंगल कहलाता है फॉर वोल्टेज. ये वोल्टेज का फेज एंगल है. सेम वे यहाँ पे करंट का फेज एंगल ओमेगा टी माइनस फाइव है, क्योंकि करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इक्वेशन. यहाँ पे ये इक्वेशन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका फेज एंगल ये है. तो अगर हम लोग डिफरेंस निकालें करंट के फेज एंगल और वोल्टेज का फेज एंगल,
at time t, voltage phase angle at time t, करंट का फेज एंगल टी टाइम पे क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई है। जीरो मिल गया। इसका मतलब क्या है कि करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में है, क्योंकि इनके बीच का फेज एंगल जीरो है। एक फेज में होने का क्या मतलब है, जब करंट मैक्सिमम होगा उस समय वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा, जब करंट जीरो होगा वोल्टेज भी जीरो होगा। You can understand it better with this diagram. आप इसको इस डायग्राम से समझ लीजिए। ये करंट है और रेड वाला वोल्टेज है। तो जब इसका पीक होगा, करंट का पीक होगा, तो वोल्टेज का भी पीक है। जब करंट जीरो है वोल्टेज भी जीरो है। जब इसका नेगेटिव साइड में पीक है, दोनों एक टाइम पे है। ये आपकी वोल्टेज लाइन है, ये करंट लाइन, करंट का ग्राफ है। तो दोनों फेज में होने का मतलब है दोनों एक साथ पीक पकड़ रहा है एंड इन द सेम डायरेक्शन। जब दोनों एक साथ जीरो हो रहा है, तो इसको अगर हम लोग फेजर डायग्राम में दिखाएं, तो फेजर डायग्राम में हम लोग इसको इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये करंट हो गई, ये वाली करंट हो गई। ये डेल्टा वी आर हो गया। आई वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। इस वे में हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन द सेम डायरेक्शन, स्टार्टिंग एट द सेम, फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो यहाँ से आपको एक चीज मिल गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट भी अगर है, तो वोल्टेज अक्रॉस जो रेसिस्टर है उसका फेज एंगल और करंट का फेज एंगल दोनों इक्वल है। नाउ वी विल गो फॉर इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिक सर्किट में इस वे में दिखाया जाता है। इफ वी राइट this point as C and this point as D, inductance value is L,
And voltage across the inductance, if we represent it as delta V subscript L, L stands for inductance. तो सबसे पहले आइए L का हम लोग यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। तो L की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है और इसको H से सिंबल से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। Henry is the physicist who discovered this inductance, the phenomena of inductance, or this device you can say. Alternating current इसके थ्रू भी I पास कर रहा है। Since it is an alternating current, the same way what we had written for resistance, we can write the equation for I as Im sin omega t minus phi, where this is the phase angle of the current at time t, because t is involved. So that is why at time t, you know that across the inductance, the voltage is, equation is L di by dt. So voltage is producing because of change in the current. Di is the change in the current in dt time. अगर इंडक्टेंस के थ्रू करंट पास कर रहा है और वो कांस्टेंट है तो उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो होगा। इट विल बी लाइक अ सर्किट विदाउट एनी रेसिस्टेंस, क्योंकि चेंज इन करंट नहीं हो रहा है जब स्टेडी स्टेट में, जब आई कांस्टेंट है। तो अभी क्या है कि delta VN is means voltage across the inductance is given by this equation L di by dt. I के जगह इस इक्वेशन से आप लिख डालिए। Im is constant, so you can take out sin ओमेगा t माइनस फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ओमेगा t माइनस 5 into omega. Hopefully आप डिफरेंशिएशन ऑफ sin ओमेगा t माइनस 5 को समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको इस वे में आप समझिए। t sin ओमेगा t माइनस 5 divided by dt will be if dt we replace with omega t minus 5, since you have multiplied t with omega down below, or you can, we can go one more step for your easy understanding.
We have multiplied omega with the t. Omega is a constant because angular frequency is constant. So here you have multiplied omega. So in numerator you will have to introduce omega. This can also be written as omega t minus phi. Why? Because when you break this, this will become d omega t minus d phi. But phi is constant. इनिशियल फेज एंगल है. व्हेन t is 0 उस समय जो फेज एंगल है वो फाई है. तो फाई इज ए कांस्टेंट. तो d फाई चेंज इन फाई विल बी 0. इसलिए अगर ओमेगा टी में माइनस फाई अगर हम लिख भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसको फर्दर हम लोग अब डी ओमेगा टी माइनस फाई को अगर आप डी साइन थीटा लिख दीजिए तो नीचे भी डी थीटा होगा. तो डी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा होता है. थीटा का वैल्यू ओमेगा टी माइनस फाइव रख दीजिए, आपको ये आ रहा है. तो दिस इज द वे यू कैन understand about the differentiation of sin omega t minus phi if you have forgotten it. If you know it is well and good. तो अब हम इस इक्वेशन के साथ प्रोसीड करेंगे. इस इक्वेशन को हमने यहाँ लिखा. ये जो ओमेगा एल है वही आपका एक्सएल है, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस. तो इस इक्वेशन को फर्दर हम लोग आई एम इंटू एक्सएल कॉस ओमेगा टी माइनस फाई लिख सकते हैं. फेज एंगल को करंट के फेज एंगल के साथ कंपेयर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉस के जगह साइन चाहिए, क्योंकि यहाँ साइन है. तो हमें हमारा टारगेट होगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाई को साइन के फॉर्म में चेंज करें. तो इसको हम लोग ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं, because sin pi by 2 plus omega 2 minus t minus phi will be cos omega t minus phi. यही होता है ना आपका. sin pi by 2 plus थीटा cos थीटा होता है. थीटा ये हम थीटा है, ये हमारा थीटा है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो साइन के टर्म में हमने इसे चेंज कर दिया. तो अब हमारा फेज एंगल वोल्टेज का जो मिल रहा है अक्रॉस द इंडक्टर इज दिस मच ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू.
करंट वाले फेज एंगल से मैं वोल्टेज वाले फेज एंगल को डिडक्ट करता हूँ, तो आप लिख दीजिए फिर से फेज एंगल of current I at time t minus phase angle of or we can straight away write like this, phase angle of voltage across the inductance at time t. ये क्या है, यहां से आपने लाया ओमेगा टी माइनस पाई, ये क्या है, ये वाला पार्ट है ओमेगा टी का साइन सेम है, कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये मुझे आ रहा है -π/2, -π/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि करंट वोल्टेज से π/2 पीछे है, लैग कर रहा है। सो करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय π/2 इन इंडक्टेंस सर्किट। तो अगर फेजर डायग्राम के फॉर्म में मैं दिखाना चाहूं, इस डायरेक्शन में जब करंट होगा उस समय करंट इज लैगिंग π/2, ये हो गया आपको -π/2 है। डेल्टा VL इस डायरेक्शन में है तो करंट इस डायरेक्शन में। So this is the way we can show in the phasor diagram the angular difference between the voltage across the inductor and the current flowing through it at time t, at the instant of time t. यहां तक क्लियर है? अब सेकेंड पार्ट में हम लोग कैपेसिटर के लिए जाएंगे। एक चीज और है, इंडक्टेंस को आप इस वे में समझ लीजिए कि इंडक्टेंस रिएक्ट करता है विद द चेंज इन करंट पासिंग थ्रू इट, और रिएक्टेंस में एनर्जी स्टोर होता है, मीन्स इट इज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जबकि रेसिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेट होता है, लॉस होता है, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, जो चला जाता है, जैसे अगर जूल हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लोड की बात करें, अगर किसी लोड सर्किट की बात करें तो लोड के मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द सेम सिस्टम। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कैपेसिटेटिव सर्किट को देखते हैं। यहां तक कोई भी डाउट है तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिवर्ट करूंगा, but you must be very specific where you did not understand, so that I can read through your mind that this is the place where you are feeling the problem of understanding. Thank you.